मैं ये कह रहा हूं कि पंजाब में वो सरगर्मी है, पंजाब पूरे देश का नेता बन सकता है। लोग कहते हैं कि ये सरदार सिर्फ सरदार नहीं है, वाकई सरदार होने की कुव्वत है, काबिलियत है पंजाब में। तो लगता भी आने वाले समय में अगर पंजाब फिर उठ गया तो 24 जो है मोदी हार जाएगा। बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं। जो बार बार आप बात कह रहे हैं कि क्या बाकी लोग ये समझते हैं कि क्या पंजाब ही लीड करेगा, इसमें अब कोई सवाल नहीं है। सारे लोग मान चुके हैं कि यही लीड करेगा। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो पंजाब है वो लीड करने की क्षमता रखता है, ये नॉन क्वेश्चनेबल हो गया है। अब इस पे कोई क्वेश्चन रहा नहीं, सवाल नहीं है। पंजाब के बारे में लोगों ने सैल्यूट किया। बेंगलोर में जहाँ भी मीटिंग होती थी, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, जहाँ भी मीटिंग हुई, पंजाब के नेताओं की डिमांड थी कि पंजाब के नेता को भेजिए। जैसा कि डॉक्टर दर्शनपाल ने कहा कि हमें पगड़धारी और दाढ़ी वाला नेता चाहिए, आप हमारे यहाँ मीटिंग हो रही है, उनको भेजिए। तो 3-4 लोगों को भेजना पड़ता था। अगर आज तक ये आंदोलन टिका रहता तो न ये यूपी जीत पाते, न कोई भी स्टेट जीत पाते। और ये जो आंदोलन है ये देश में ईस्ट से लेकर के साउथ तक और नॉर्थ तक फैल जाता। लगता कि दोबारा फिर आंदोलन हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी मानी नहीं है सरकार ने। अभी अंदर बहुत खलबली है, बहुत उबल रहा है और किसान समझ रहे हैं कि वो 3 कानून इन्होंने भले वापस ले लिए, ये पिछले दरवाजे से उस कानून को लागू करेंगे और ज़मीनें तो छीनेंगे। इसलिए ये अभी लड़ाई फंसी हुई है, ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। तो लोगों का जो व्यापक जनता है वो किसानों के साथ थी, जो सिख समुदाय है उसके साथ थी। मोदी का प्रोपगंडा बिल्कुल चल नहीं पाया, कहीं से भी मोदी का प्रोपगंडा नहीं चला, चाहे वो वहाँ पे उन्होंने कत्ल करवा दिया हो। अच्छा, भाजपा कैसे सोच रही थी, इसके पीछे भाजपा की क्या रणनीति थी? क्या भाजपा को डर लग गया था भी किसान आगे इलेक्शन है 2024 में? उसने कहा कि मोदी का इतना बड़ा ऑरा है, पूरा देश मोदी के साथ खड़ा है और इनको हम आतंकवादी, सिख और खालिस्तानी बता करके हम इनको दबा ले जाएंगे। इसीलिए देखिए कि उसने कीलें लगा दी थी, उसने छड़ें लगा दी थी, उसने दीवार खड़ा कर दिया था सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे। गाजीपुर बॉर्डर पे तो वो कीलें पूरे इंटरनेशनल न्यूज़ बनी। और मोदी और आरएसएस और बीजेपी जो सोच रहे थे वो हो नहीं पाया। उनको पहले बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम इनको तो हम मसल देंगे, चुटकियों में मसल देंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए। तो फिर दिल्ली के लोगों ने क्या सोचा जब खालिस्तानी बोला गया, आतंकवादी बोला गया, कई टैग दिए गए थे गोदी मीडिया की तरफ से? गोदी मीडिया ने पूरी कोशिश की कि इनको खालिस्तानी कहा जाए, इनको उपद्रवी कहा जाए, आतंकी कहा जाए। कि जब ट्रैक्टर मार्च निकल रहा है तो ऊपर से फूल बरसाए जा रहे हैं उन्हीं घरों से। पूरे दिल्ली में ये कहानी थी कि जहाँ जहाँ ट्रैक्टर मार्च गए, जगह जगह लोग प्याऊ लगा रहे थे, माला लेकर खड़े थे, फूल बरसा रहे थे। अच्छा, जब आप दिल्ली में किसान बैठे थे, आप लोगों से बात कर रहे थे, लोग क्या बोल रहे थे दिल्ली वाले? उन्होंने किसी ने कहा भी क्यों बैठे हैं, रास्ता रोका हुआ है, चले जाएं, खालिस्तानी है? बात हुई दिल्ली वालों के साथ आपकी? बिल्कुल। दिल्ली वालों में स्पष्ट रूप से जो भाजपाई थे, जो संघ के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, वो सारे के सारे इसके खिलाफ प्रोपगंडा कर रहे थे। लेकिन दिल्ली की जनता सुन नहीं रही थी। दिल्ली की जनता वहाँ आती थी, घूमने आती थी, लोगों को सपोर्ट करने आती थी, उनके भाषण सुनने आती थी। तीन 380 दिन किसान दिल्ली ਦੀਆਂ ਬਦੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 380 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਛਾਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। संदीप नाल गलबात करेंगे। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहला मेरा सवाल है कि आप दिल्ली से हो, पत्रकार हो, पंजाब के बारे में आपको कितनी जानकारी है या पंजाब के बारे में आप कितना जानते हो? पत्रकार होने के नाते मैंने, मेरी जो पहली नौकरी लगी वो पंजाब केसरी जालंधर में लगी 2009 में। मैं 2 साल पंजाब में रहा और मैं तमाम मोगा एडिशन, फरीदकोट एडिशन, मालवा और मोहाली तक के एडिशन हमने निकाले हैं, उसका मैं इंचार्ज रहा हूं। लेकिन उसके बाद मैं दिल्ली लौट गया और जब 2020 में किसान वहां पहुंचे, उसके बाद से जो हमने पंजाब को जानना समझना शुरू किया। मैं पहली दफ़े मोहाली अब आया हूं जब किसान आंदोलन को कवर कर रहा था। बरनाला तब गया, पटियाला तब गया, तो ये संगरूर तब गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें, भले मैं पंजाब में रहा, पंजाब की पत्रकारिता की, लेकिन इस किसान आंदोलन से
मैंने पंजाब को जाना समझा है। इस किताब में आपने किन किन जत्थेबंदी को छोड़ दिया जिनका जिक्र नहीं किया? देखिए, जत्थेबंदियाँ तो 32 हैं, तो 32 जत्थेबंदियों का हमने इसमें इंटरव्यू नहीं हम ले पाए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम थे। वर्कर्स यूनिटी जो यूट्यूब चैनल है उसमें रिसोर्स बहुत कम लोग थे, तो हम लोग कभी किसी बॉर्डर पे, कभी कहीं पे उसमें रहे। और लेकिन हम लोगों ने प्रमुख जो कहा जाए, जो लीडिंग जत्थेबंदियां हैं, उनका इंटरव्यू लिया है। केकेयू क्रांतिकारी का है, बीकेयू क्रांतिकारी का है, डकोंदा का है, कीर्ति किसान यूनियन का है, उग्रहा का है। उग्रहा ने अकेले ही 1 लाख लोगों को टिकरी बॉर्डर पे पहुंचाया था। तो इस तरीके के लोगों को हमने, कीर्ति किसान यूनियन है, जमीन प्राप्ति संघर्ष समिति जेडपीएससी का है, इन सारे जत्थेबंदियों का हम लोगों ने इंटरव्यू लिया है, जो लीडिंग है, जिनकी ताकत थी वहाँ पे। आपको पता है इन जत्थेबंदी को इकट्ठा किसने किया था? ये जत्थेबंदियाँ तो 32 जत्थेबंदियाँ हैं और इनका एक संयुक्त किसान मोर्चा बना। ये किसने बनाया था? नहीं, ये किसी एक ने नहीं बनाया। ये सारे, जब कृषि कानून, जब स्टार्टिंग में मीटिंगां हो रही थी पंजाब में, आपको पता है किसने लीड किया था? किसने लीड किया था, आप बताइए। राज्यपाल साहब ने, उनका जिक्र भी नहीं आपने किया, एक शब्द नहीं आपने लिखा इसमें। राज्यपाल साहब का हम लोग कई बार इंटरव्यू लेने की कोशिश किए थे और हम लोगों ने, और उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनका हम लोग कई बार और इंटरव्यू ले चुके हैं, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त इंटरव्यू था। बहुत एक लंबा इंटरव्यू लेना था, उन्होंने वादा भी किया था, हम लोग ले नहीं पाए। लेकिन हम लोगों ने अभी आज की चर्चा में ये बात हुई है कि जब हम इसका पंजाबी एडिशन ले आएंगे तो उसमें जो जो छूट गए हैं, राज्यपाल साहब हैं, डल्लवाल साहब हैं, चढ़ुनी हैं, इन लोगों का इंटरव्यू हम लोग शामिल करेंगे। अभी मैंने डॉक्टर दर्शनपाल से कई सवाल किए, इसी किताब को लेकर सवाल किए। वो कहते भी अभी अधूरी किताब है इसमें, जैसे आपने बोला भी वो छूट गए, लेकिन वो तो सबसे मेन थे। वो उन्होंने खुद बोला भी वो तो सबसे मेन थे, इनको लाना चाहिए था, उसके बाद चाहे हमारे नाम लिख लेते। हाँ, नहीं, उनकी बात सर आँखों पर, वो बात सही कह सकते हैं। लेकिन हमें जो लगा कि सबसे पहले जिनका हमने इंटरव्यू किया था, असल में जब हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे तब भी हमारे दिमाग में ख्याल नहीं था कि हम किताब निकालेंगे। लेकिन जब किसान आंदोलन ख़त्म हुआ और एक ऐसे मोड़ पे ख़त्म हुआ जहाँ पे आधी मांगें पूरी हुई, आधी नहीं पूरी हुई, तो हमें लगा कि जितना हमने इंटरव्यू किया है, सबसे पहले उसकी किताब ला दी जाए। फिर बाद में नया एडिशन आएगा, नए इंटरव्यू जुड़ेंगे, फिर एक नई किताब आएगी। क्योंकि वाकई सच कहा जाए तो ये पूरे आंदोलन को के जो जीस्ट है, जो आइडियोलॉजिकल पक्ष है, उसी को रिप्रेजेंट करती है, पूरे आंदोलन को रिप्रेजेंट नहीं करती है। एक पूरे आंदोलन का एक पक्ष कि ये किस वजह से, किस एग्रेरियन क्राइसिस से, ग्रीन रिवॉल्यूशन से तबाही जो मची है पंजाब में, उसकी वजह से जो किसान बर्बाद हुए हैं, वो उनको ये, और बर्बादी के बाद अब उनकी ज़मीनें भी छीनी जा रही हैं। उनकी ज़मीन को आपने जहरीला कर दिया, उनके पानी को जहरीला कर दिया, उनके हवा को जहरीला कर दिया। और एक समय में पूरे देश की भूखमरी मिटाने वाला पंजाब था, और आज उसी पंजाब के किसानों की ज़मीन आप छीनने पर उतारू हो गए हैं। ये, इन सारे सवालों को हम लोग एड्रेस कर रहे थे, और हम लोग निश्चित रूप से, ये न पहली है न अंतिम किताब है, हम लोग फिर लाएंगे। और जो आप कह रहे हैं उस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं और उसको हम आगे शामिल करेंगे। जब किसान यहाँ से दिल्ली के बॉर्डर पे चला गया था, तो आपका दिल्ली वाला मीडिया, मैं गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली वाला मीडिया जिनकी कलम ने बखूबी लिखा है, उनकी क्या सोच थी और गोदी मीडिया क्या सोच रहा था? देखिए, गोदी मीडिया तो पूरी तरह, चूंकि कॉरपोरेट का ये कानून था, कॉरपोरेट की नज़र थी ज़मीन हड़पने की, और मीडिया जो कॉरपोरेट मीडिया है, तो निश्चित रूप से वो जो कॉरपोरेट सोचता था वही मीडिया दिखाती थी, मेन स्ट्रीम की मीडिया। लेकिन जो अल्टरनेटिव मीडिया थी वो डे टू डे के चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। इसीलिए जब हम लोग वर्कर्स यूनिटी का जब हम इंटरव्यू करते हैं और हम बताते हैं कि हमारे जैसा इंटरव्यू या इतना इन डेप्थ इंटरव्यू शायद ही किसी ने, अल्टरनेटिव मीडिया ने भी नहीं किया, क्योंकि सबको ये होता था कि 26 को क्या होगा, परसों क्या होगा, आज क्या हो रहा है, आज यहाँ पे झड़प हो गई। जो डे टू डे का जो स्पॉन्टेनिटी है, उसमें अल्टरनेटिव मीडिया फंस के रह गया। उसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर एग्रेरियन क्राइसिस है क्या, पंजाब के समाज का संकट क्या है, पंजाब के युवा जो हैं किस तरीके से पहले गाने बनाते थे और गानों की धूम हुआ करती थी, और बाद में वही पंजाब के युवा इतने क्रांतिकारी गाने उन्होंने बनाए कि पूरे समाज को उन्होंने जगा दिया। अच्छा, 26 नवंबर 2020 को किसान यहाँ से जाते हैं, उस वक्त दिल्ली में क्या चल रहा था जब किसान जो है दिल्ली में पहले दिन बैठे थे? पहले दिन जो हम लोग थे, सिंघू बॉर्डर पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, और पुलिस और किसानों के बीच में झड़प हो रही थी। किसान जो हैं, अच्छा, दिल्ली के लोग ये बहुत ही, चूँकि एक हफ्ते से ये सब चल रहा था कि वो किसान आएंगे, और उसके बाद जो है दिल्ली के लोग बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहे थे कि किसान वहाँ से चल चुके हैं, अभी कहाँ पहुँचेंगे, दिल्ली वालों को अंदाज़ा नहीं था। जब किसान रातों रात आकर के वहाँ बैठ गए
सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, तब दिल्ली वालों को लगा कि ये क्या हो गया है। तब दिल्ली वालों का समर्थन भी जागा। बहुत सारे लोग जो हैं दिल्ली के लोग जा कर के बॉर्डर पर समर्थन दिए। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो मोजे, उन्होंने उस समय जाड़ा, बहुत ठंड थी, लोगों ने मोजे दिए, टूथपेस्ट दिए, कंबल दिए, रजाई दी, गद्दे दिए, दिल्ली के लोगों ने जाके बांटे हैं बॉर्डर पे। ये हालत था। अच्छा, एक सवाल हो रहा है, जब किसान यहाँ से गए बहुत कुछ बोला गया, खालिस्तानी आ गए हैं, ये आके यहाँ पे बवाल करेंगे, क्योंकि हरियाणा एक आंदोलन उससे पहले फेल हो चुका था, आपको याद होगा। तो फिर दिल्ली के लोगों ने क्या सोचा जब खालिस्तानी बोला गया, आतंकवादी बोला गया, कई कई टैग दिए गए थे गोदी मीडिया की तरफ से। गोदी मीडिया ने पूरी कोशिश की कि इनको खालिस्तानी कहा जाए, इनको उपद्रवी कहा जाए, आतंकी कहा जाए। लेकिन 26 जनवरी का जो ट्रैक्टर मार्च था, आपने देखा होगा, जिसको मीडिया ने दिखाया नहीं, अल्टरनेटिव मीडिया भी कहीं कहीं दिखाया था, कि जब ट्रैक्टर मार्च निकल रहा है तो ऊपर से फूल बरसाए जा रहे हैं उन्हीं घरों से। पूरे दिल्ली में ये कहानी थी कि जहाँ जहाँ ट्रैक्टर मार्च गए, जगह जगह लोग प्याऊ लगा रहे थे, माला लेकर खड़े थे, फूल बरसा रहे थे। तो दिल्ली का जो, क्योंकि दिल्ली में भी 60% आबादी ऑप्रेस्ड है, वो उसकी जो तनख्वाह है 10,000 से कम है, वो भी पीड़ित है, उसको रहने को घर नहीं है, ठीक से पानी पीने के लिए नहीं है। तो वो भी किसानों के साथ उसने एकता कायम की, किसानों का समर्थन किया और दिल खोल करके समर्थन किया। अच्छा, बाकी सूबे क्यों नहीं, पंजाब ही क्यों आगे? पंजाब आगे निकला तो बाकी राज्य गए ना साथ में। पंजाब की तो हिस्ट्री है। जलियांवाला बाग जो है होता है तो पंजाब में होता है। जो अंग्रेज़ों की हुकूमत में आखिरी कील ठोकने वाला जो कांड है वो जलियांवाला बाग है। भगत सिंह यहाँ से पैदा होते हैं, यहाँ पे सराभा हैं, यहाँ पे उधम सिंह हैं जिन्होंने जा कर के सैंडर्स को, वहाँ पे जनरल डायर को गोली मारी। यहाँ पे एक इतिहास रहा है। और ये किसान आंदोलन भी पिछले 30 साल में, आपने मनजीत सिंह पंधेर का नाम सुना होगा, डकोंदा के नेता हैं, उनको एक फर्जी केस में सुप्रीम कोर्ट से उनको आजीवन कारावास मिल गया। और 1 महीने तक, 2019 की ही बात है, बहुत पहले की बात नहीं है, 1 महीने तक किसानों ने उनको जेल को घेर रखा था। अंत में गवर्नर ने उनको माफ़ी दी और वो जेल से छूट करके निकले। और जब जेल से छूट के निकले तो 21 किलोमीटर उनकी स्वागत यात्रा थी रिहाई की। जब किसान वहाँ बैठे हुए थे, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब में वो सरगर्मी है। पंजाब पूरे देश का नेता बन सकता है। लोग कहते हैं कि ये सरदार सिर्फ सरदार नहीं है, वाकई सरदार होने की कुव्वत है, काबिलियत है पंजाब में। अच्छा, जब आप दिल्ली में किसान बैठे थे, आप लोगों से बात कर रहे थे, लोग क्या बोल रहे थे दिल्ली वाले? उन्होंने, किसी ने कहा भी क्यों बैठे हैं, रास्ता रोका हुआ है, चले जाएं, खालिस्तानी है, बात हुई दिल्ली वालों के साथ आपकी? बिल्कुल। दिल्ली वालों में स्पष्ट रूप से जो भाजपाई थे, जो संघ के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, वो सारे के सारे इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। लेकिन दिल्ली की जनता सुन नहीं रही थी। दिल्ली की जनता वहाँ आती थी, घूमने आती थी, लोगों को सपोर्ट करने आती थी, उनके भाषण सुनने आती थी। और यहाँ तक मैं बताऊँ कि सिंघू बॉर्डर पे एक बहुत बड़ी मजदूर आबादी है। मजदूरों ने ये कहा कि हम किसानों के साथ हैं, और किसानों के रैली के साथ उन्होंने अपनी रैलियाँ निकाली। तो लोगों का जो व्यापक जनता है वो किसानों के साथ थी, जो सिख समुदाय है उसके साथ थी। मोदी का प्रोपेगेंडा बिल्कुल चल नहीं पाया, कहीं से भी मोदी का प्रोपेगेंडा नहीं चला, चाहे वो वहाँ पे उन्होंने कत्ल करवा दिया हो एक सिख। तो इस तरीके के प्रोपेगेंडे बहुत हुए। जो टेंट थे उस टेंटों में आग लगाई गई, वहाँ पे अफवाहें फैलाई गई, वहाँ पे गुंडे भेजे गए, गोली चलाई गई। लेकिन किसी भी चीज़ से वहाँ के लोगों में, आप ये समझिए कि जब 26 नवंबर को लोग पहुँचे तो सिंघू बॉर्डर में जो आम आबादी है उन्होंने अपने, क्योंकि उसमें टॉयलेट नहीं था, तो लोगों ने अपने घर के टॉयलेट खोल दिए कि आप टॉयलेट आकर के इस्तेमाल करें। 4 बजे से वो सोते रह रहे थे, तो 4 बजे वो अपना टॉयलेट खोल देते थे कि आप किसान लोग आएँ, अपना वो करें और जाएं नहाने के लिए, टॉयलेट करने के लिए। जो किसानों की महिलाएं थीं, जो किसान महिलाएं थीं, उनको लोकल लोगों ने अपने घरों में जगह दी। अच्छा, भाजपा कैसे सोच रही थी? इसके पीछे भाजपा की क्या रणनीति थी? क्या भाजपा को डर लग गया था भी किसान आगे इलेक्शन है 2024 में? देखिए, भाजपा दो मामला था। भाजपा डरी भी हुई थी और भाजपा कॉन्फिडेंट भी थी। उसने कहा कि मोदी का इतना बड़ा ऑरा है, पूरा देश मोदी के साथ खड़ा है, और इनको हम आतंकवादी, सिख और खालिस्तानी बता करके हम इनको दबा ले जाएंगे। इसीलिए देखिए कि उसने कीलें लगा दी थी, उसने छड़ें लगा दी थी, उसने दीवार खड़ा कर दिया था सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे। गाजीपुर बॉर्डर पे तो वो कीलें पूरे इंटरनेशनल न्यूज़ बनी। सरकार को लग रहा था कि हम इन किसानों को डंडे के दम पर, गोली के दम पर हम दबा ले जाएंगे। लेकिन
अंत में किसान विजयी हुए, ये मेरा कहना है। और मोदी और आरएसएस और बीजेपी जो सोच रहे थे वो हो नहीं पाया। उनको पहले बहुत कॉन्फिडेंस था कि इनको तो हम मसल देंगे, चुटकियों में मसल देंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए। और इसीलिए फिर उनको अंत में, आप ये बताइए कि 13 महीने तक मोदी ये बताते रहे कि ये कानून कितना अच्छा है, और 13 महीने बाद अचानक कह रहे हैं कि हमसे कुछ गलती उलती हो गई है, हम वापस पहले मान लेते। हाँ, पहले मान लेते। इसलिए क्योंकि वो कॉन्फिडेंस में थे, ओवर कॉन्फिडेंस में थे। इसीलिए कहते हैं कि जनता के ताकत के सामने बड़े बड़े हुकूमत, बड़े बड़े बादशाह, शहंशाह और औरंगजेब और लोग जो हैं। अच्छा, अब पंजाब की बात हुई, जो अलग अलग स्टेट से वहाँ पे आए थे लोग, अलग अलग स्टेट से, कोई मध्य प्रदेश से था, कोई महाराष्ट्र से, केरल से, बंगाल से आए थे, वो लोग क्या कह रहे थे पंजाब के बारे में? पंजाब के बारे में लोगों ने सैल्यूट किया। बेंगलोर में जहाँ भी मीटिंग होती थी, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, जहाँ भी मीटिंग हुई, पंजाब के नेताओं की डिमांड थी कि पंजाब के नेता को भेजिए। जैसा कि डॉक्टर दर्शनपाल ने कहा कि हमें पगड़धारी और दाढ़ी वाला नेता चाहिए, आप हमारे यहाँ मीटिंग हो रही है, उनको भेजिए। तो 3-4 लोगों को भेजना पड़ता था। तो हालत ये थी कि मैंने 40-40 लोगों की टीम, बिहार से 40-50 लोगों की टीम आई, बेंगलोर से 40-50 लोगों की टीम आई, जिनको हम पूरे बॉर्डर, हम लोग उनको गाइड कर रहे थे, बॉर्डर तक पहुंचा रहे थे, फैसिलिटेट कर रहे थे। तो बाहर के लोग इतना फैसिलिटेटेड थे और उनको लग रहा था कि पंजाब से एक ऐसी चिंगारी निकली है जो पूरे देश में फैल सकती है, और वाकई वो फैलना शुरू हुआ था। वो चिंगारी जैसे ही फैलना शुरू हुआ था, मोदी सरकार डर गई और उसने अपने कानून वापस ले लिए। नहीं तो अगर आज तक ये आंदोलन टिका रहता तो न ये यूपी जीत पाते, न कोई भी स्टेट जीत पाते, और ये जो आंदोलन है ये देश में ईस्ट से लेकर के साउथ तक और नॉर्थ तक फैल जाता। लगता कि दोबारा फिर आंदोलन हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी मानी नहीं है सरकार ने। अभी अंदर बहुत खलबली है, बहुत उबल रहा है, और किसान समझ रहे हैं कि वो 3 कानून इन्होंने भले वापस ले लिए, ये पिछले दरवाजे से उस कानून को लागू करेंगे और ज़मीनें तो छीनेंगे। इसलिए ये अभी लड़ाई फंसी हुई है, ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। और जैसा किसान नेता कहते हैं कि ये लड़ाई हमने स्थगित की है, ख़त्म नहीं की है, यानी कैंसिल नहीं हुई है, इसको पोस्टपोन किया गया है। यानी कि हो सकता है कि 2024 से पहले एक बार फिर से ये लोग, क्योंकि अभी बात चल रही है कि 26 नवंबर को चंडीगढ़ नहीं, वो कह रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर क्यों न चला जाए। तो लगता भी आने वाले समय में अगर पंजाब फिर उठ गया तो 24 जो है मोदी हार जाएगा। बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं। जो बार बार आप बात कह रहे हैं कि क्या बाकी लोग ये समझते हैं कि क्या पंजाब ही लीड करेगा, इसमें अब कोई सवाल नहीं है। सारे लोग मान चुके हैं कि यही लीड करेगा। दूसरी बात जो है, जहां फंसा हुआ है मामला, वो ये है कि क्या पंजाबी या जो सिख हैं या जो किसान हैं, क्या बाकी लोगों को साथ लेंगे? क्योंकि अकेले तो लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। मजदूरों को लेंगे साथ में, क्या दलितों को लेंगे, आदिवासियों को लेंगे? तो पहले भी तो साथ नहीं, साथ थे, लेकिन जिस पैमाने पर, जिस संख्या में किसान शामिल हुए हैं, उस संख्या में बाकी लोग नहीं शामिल हुए हैं। ये भी किसान नेता ही कहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो पंजाब है वो लीड करने की क्षमता रखता है, ये नॉन क्वेश्चनेबल हो गया है। अब इस पे कोई क्वेश्चन रहा नहीं, सवाल नहीं है। सवाल कहाँ है? सवाल ये है कि क्या ये जिस तरीके से 400 संगठनों का इन्होंने मोर्चा बनाया, 32 संगठनों का पंजाब में मोर्चा बनाया, क्या इसी तरह से 1000 संगठनों का पूरे देश भर में मोर्चा बनाएंगे? क्या इस आंदोलन को पूरे देश के कोने कोने तक ले जाने की तरफ ये लोग सोच रहे हैं, या अभी आपस में ही खाली MSP और उसी पर टिके हुए हैं? लगता कि पूरा देश ही पंजाब को देख रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो सारी गल बात सुनिए, किताब आई है, किताब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਗੀਆਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਾ ਹੈ ਜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ 3 ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਖਰਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ।